चलिए आज कक्षा 11वीं के भौतिक शास्त्र में तरलों के यांत्रिक गुण में जो प्रश्न अक्सर 3-4 अंक में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं, धारा रेखी तथा विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले धारा रेखी प्रवाह देखते हैं। यदि किसी बिंदु से गुजरने वाले तरल के प्रत्येक कण के प्रवाह का वेग समान हो, तो ऐसा समझ लेते हैं कि मान के चलते हैं ये एक धारा रेखी प्रवाह है, इसमें द्रव जो है इस तरह से या तरल इस तरह से बह रहा है। अब यहाँ कोई एक बिंदु चुन लें तो इस बिंदु से जितने भी इसके कण निकलेंगे सबका वेग क्या होगा, समान होगा। या फिर इस बिंदु से चुन लें तो इस बिंदु से जितने भी कण गुजरेंगे उनका भी वेग क्या होगा, समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु से गुजरने वाले तरल के प्रत्येक कण का वेग समान हो तो ऐसे प्रवाह को हम धारा रेखी कहेंगे। और यदि यहाँ पर इसी कण हर कण यहाँ से निकले और हर कण का वेग भिन्न भिन्न हो तब हम कह देंगे कि ये कैसा है, विक्षुब्ध प्रवाह है। अब हम देखते हैं तरलों के कण का मार्ग एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करते हैं, दूसरा अंतर है। इसका मतलब ये है कि कोई तरल इस रास्ते से जा रहा है, दूसरा तरल इस रास्ते से जा रहा है, तीसरा तरल इस रास्ते से जा रहा है। तो ये जो तरलों का प्रवाह है एक दूसरे को काटता नहीं है, अर्थात ये आगे जाके ऐसे हो नहीं सकते हैं, ये गलत हो गया। तो इसमें तरलों के कणों का मार्ग एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करता है, इसमें तरल के कणों का मार्ग एक दूसरे को प्रच्छेद करता है। कणों का मार्ग सतत होता है और सतत का मतलब जैसे यहाँ से ये शुरुआत हुआ तो एक क्रम से जाता है बिना रुके हुए, ये सतत हो गया। लेकिन यदि हम विक्षुब्ध प्रवाह में देखें तो ऐसा चला गया, फिर यहाँ से टूट गया, ऐसा चला गया, कोई क्रम नहीं होता है। कहना चाहिए कणों का मार्ग सतत नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें धारा रेखी में प्रत्येक कण पूर्ववर्ती कण के मार्ग का अनुसरण करता है। पूर्ववर्ती मार्ग का अनुसरण का मतलब ये है कि जैसे चींटियाँ चलती हैं तो चींटी 1, ये 2, 3 इस तरह से आगे की ओर बढ़ती है, तो जो अगली चींटी होगी इसी का रास्ते को फॉलो करेगी। बस यहाँ भी होता है कि जैसे इस रास्ते से पहला कण गया है तो इसके पीछे वाले कण भी इसी रास्ते से होकर के जाएंगे। और विक्षुब्ध प्रवाह में ये पूर्ववर्ती कण के मार्ग का अनुसरण नहीं करता है। अब आगे देख लेते हैं इसमें आगे का अंतर क्या है। तो यहाँ देखते हैं कणों के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है, कणों के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है। अब क्रांतिक वेग क्या होता है, तो क्रांतिक वेग जिस पर तरल का प्रवाह धारा रेखी बना रहता है, अधिकतम वेग होता है जिस पर धारा रेखी प्रवाह बना रहता है वो क्या कहलाता है, क्रांतिक वेग। और यदि उससे ज़्यादा हो गया प्रवाह तो फिर ये वेग अधिक हो गया तो फिर वह विक्षुब्ध प्रवाह में बदल जाता है। अगला देखते हैं इसका जो धारा रेखी का मार्ग होता है या तो सीधा होता है या वक्री होता है या सरल रेखा होता है, जबकि इसका मार्ग जो है अनियमित और टेढ़ा मेढ़ा होता है। आगे वाले में देखते हैं यहाँ प्रत्येक बिंदु पर तरल का दाब एवं घनत्व स्थिर रहता है, ना तो दाब बदलता है ना घनत्व बदलता है, जबकि ये स्थिर नहीं रहता। उदाहरण के लिए देखें तो नल से धीरे धीरे गति में जल का प्रवाह या नदियों में, शांत नदी में जल का प्रवाह, इस तरह के जो उदाहरण वो धारा रेखी प्रवाह कहलाते हैं। या हवा का बहना ये भी धारा रेखी प्रवाह है, जबकि उदाहरण के लिए जलप्रपात हो गया, आंधी तूफान में हवा का बहना हो गया, ये सभी विक्षुब्ध प्रवाह कहलाते हैं। अब इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखते हैं तो वायुयान सबसे पहले तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नौली का प्रमेय पढ़ें उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसमें जो विशेषता होती है वायुयान के पंखों की होती है। तो वायुयान के पंख, ये पंख की डिज़ाइन है जो उसके पंख लगे होते हैं, वायुयान के पंख इस तरह बनाए जाते हैं कि जब ये चलता है तो यहाँ पर हवा का वेग कम होता है, वायुयान के पंखों के नीचे हवा का वेग कम हो जाता है और ऊपर हवा का वेग ज़्यादा हो जाता है। जब हवा का वेग ज़्यादा होगा, ये कहना चाहिए हवा का वेग ज़्यादा है, तो दाब कैसा हो जाता है, कम।
इसी तरह से जब हम यहाँ पर देखते हैं नीचे, पंख के नीचे वायु का वेग कैसा है, कम, तो दाब कैसा होगा, अधिक। और हमेशा जो बल लगता है वो उच्च दाब से अधिक दाब की ओर, ये ऊपर की ओर उत्थापक बल लगेगा, जिससे जो वायुयान है वो ऊपर की ओर उठता उठता हवा में उड़ने लगता है। तो यही है वायुयान का सिद्धांत। तो सीधा सीधा वायुयान के पंख को इस प्रकार बनाते हैं कि उसके ऊपर की वायु का वेग नीचे की वायु की तुलना में, वेग की तुलना में अधिक होता है, जिससे क्या होता है, नीचे का दाब अधिक हो जाता है, ऊपर का दाब कम हो जाता है, और नेट बल कहाँ की ओर लगता है, ऊपर की ओर। इससे वायुयान ऊपर की ओर उठता है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोक का नियम लिखिए तथा इसे विमीय विधि से स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले स्टोक के नियम को समझते हैं। तो ये फार्मूला है, इसी से भाषा बनाना है। तो जब कोई गोलाकार वस्तु, जैसे मान लेते हैं ये गोलाकार वस्तु हो गई और ये किसी तरल में गिरती है, तो जब गिरती है तो क्या होता है, इस पर ये नीचे की ओर गिर रही है और जो बल होता है वो ऊपर की ओर लगता है, ये होता है श्यान बल। तो इसी को पढ़ देना है कि जब गोलाकार वस्तु किसी तरल में गिरती है तो इस पर श्यान बल लगता है, और जो श्यान बल होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ देखते हैं F माने श्यान बल, ये श्यानता गुणांक, ये गोलाकार वस्तु की त्रिज्या, और ये गोलाकार वस्तु का वेग। तो अब हम कैसे कहेंगे कि जब कोई वस्तु तरल पर गिरती है तो उस पर लगने वाला श्यान बल, ये देख लेते हैं, श्यानता गुणांक उसकी त्रिज्या और उसके वेग के समानुपाती होती। अब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक k आ जाएगा। SI पद्धति में k का मान होता है 6 पाई। तो इस तरह से ये श्यान बल का सूत्र हो गया स्टोक के नियम से, F बराबर 6 पाई ईटा RV। अब इसके उदाहरण देख सकते हैं, जैसे नेचुरल तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं, वर्षा की बूंदों का गिरना, और इसी तरह से सरल लोलक का दोलन, और ये श्यान बल के उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं इसकी विमीय विधि से हम कैसे इसको स्थापित करेंगे। तो विमीय विधि से स्थापित करने के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो सूत्र निकालें, F समानुपाती ईटा RV, तो ये लिख लेंगे। और हमको ये पता नहीं है कि ये इसमें कितना मान आएगा, तो इसकी घात x मान लिए, इसकी घात y मान लिए, इसकी घात z मान लिए। अब समानुपाती का चिन्ह हटाए तो k आ गया, ईटा की घात कितनी है x, r की घात y, v की घात z। अब दोनों पक्षों में हमको बीमा लेना है। तो देखते हैं MLT-2, ये F की बीमा है, इस पक्ष की बीमा हो गई MLT-2, K की बीमा कुछ नहीं होती है, ईटा तो श्यानता गुणांक की ये बीमा है, ये श्यानता गुणांक की बीमा लिख दिए, इसकी घात x है तो यहाँ पर x लिख दिए। इसके बाद ये r है, r माने लंबाई, तो लंबाई की या त्रिज्या की बीमा l हो गई, इसकी घात y है तो यहाँ y लिख दिए। अब हम बात करते हैं ये v की बीमा LT-1 होती है और इसकी घात z है तो ये z लिख दिए। आगे के स्टेप में देखते हैं, ऊपर वाला ये स्टेप जो था वो यहाँ उतार दिए हैं। अब हम यहाँ पर x का गुणा कर रहे हैं, तो देखिए x का गुणा m से हो जाएगा तो यहाँ mx आ जाएगा, फिर x का गुणा -1 से होगा तो -x आ जाएगा, फिर x का गुणा t से होगा तो ये -x आ गया। अब इसी तरह से y का गुणा l से होगा तो ly हो गया। अब z का गुणा l से हुआ तो z हो गया, और z का गुणा t की घात -1 से हुआ तो ये हो गया। अब हम इनको अरेंज करके एक बॉक्स के अंदर लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए देख लेते हैं, m कहीं नहीं है तो m की घात x लिख दिए। l की बात करते हैं तो ये l है, इसकी यहाँ की घात -x है तो -x लिख दिए। यहाँ फिर l की घात y है तो यहाँ y लिख दिए प्लस लगा के, फिर l की घात z है तो यहाँ z लिख दिए। तो एक बार l लिखना है और इनकी घात लिख देना है। इसके बाद हम t की बात करते हैं तो हमारे पास दो जगह t है, एक यहाँ है तो ये हो जाएगा -x, और यहाँ -z है तो यहाँ -z, तो दो t हैं, एक ही बार लिखना है और घात लिख देना है। अब इसके बाद हम घातों की तुलना करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर x का मान तो m के साथ x है, यहाँ m के साथ 1 है, फिर -x + y + z, तो इसका जो हम बात करते हैं तो l के साथ 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए। फिर t के साथ -x - z है तो यहाँ t के साथ -x - z ये लिखे, जो t के साथ यहाँ लिखा -2। यदि इनको हम हल कर लेंगे तो x का मान हमको पता है 1, इसमें हम रख देंगे तो z का मान पता चल जाएगा 1, y का मान पता चल जाएगा। इस तरह से हल करेंगे। अब जो x y z का मान आया इस सूत्र में रख देंगे, ये जो हमारे पास आया, तो f की जगह f बराबर k ईटा RV। थैंक यू।